बच्चों अब लाइटनिंग के बाद में हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। तो जब हम अर्थक्वेक की बात करते हैं कि अर्थक्वेक क्या है, तो हम बोलते हैं कि एक नेचुरल फिनोमिना है जिसकी वजह से क्या होते हैं कि कुछ डिस्ट्रक्शंस क्रिएट होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये होता कैसे, या फिर इसको हम एक तरह से अगर डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो बच्चों हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हमारे अर्थ के इनसाइड में या फिर इनर मोस्ट पार्ट में कुछ डिस्ट्रक्शंस क्रिएट होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं सरफेस, अर्थ की सरफेस के ऊपर, या फिर हम बोल सकते हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर, ठीक है। तो उसकी वजह से जो सडन शेक जो होता है उसे हम बोलते हैं अर्थक्वेक। या फिर हम बात करें तो एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो कि बहुत ही छोटे समय के लिए होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, जो कि किसकी वजह से होता है, जब हमारे अर्थ क्रस्ट में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ के ऊपर कुछ एक्टिविटी होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ, उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम अर्थक्वेक का नाम दे सकते हैं। और ये क्या है, ये लाइटनिंग की तरह ही ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शंस होता है, या तो लाइफ का भी कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी देता है, कभी कभी लाइफ लॉस हो जाती है, या फिर प्रॉपर्टी लॉस की बहुत सारी ऐसे जो हार्मफुल इफेक्ट्स रहते हैं या फिर डिस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ इस तरीके से आते हैं, ठीक है। जब हम अर्थक्वेक की तरफ ही हम आगे बढ़ते हैं, तो अर्थक्वेक ऑकर ऑल द टाइम। अर्थक्वेक होता तो सभी टाइम पे है, मतलब जनरली होता रहता है, लेकिन क्या होता है कि कभी ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, या फिर कम डिस्ट्रक्टिव होता है, या फिर डिस्ट्रक्टिव होता ही नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अर्थक्वेक कैन ऑकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, अर्थ के ऊपर सभी ऑल द टाइम हैपन होता रहता है, लेकिन क्या दे आर नॉट इवन नोटिस। कभी कभी तो क्या होता है, हम उसे नोटिस भी नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी वो इतना ज़्यादा मेजर रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, तो वो नोटिस हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, कभी कभी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, ह्यूमन की जो बॉडी रहती है, या फिर ह्यूमन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस, लाइफ लॉस हो जाती है, हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी का तो लॉस होता ही होता है, या फिर प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अगर हम बात करें तो सुना होगा कि अर्थक्वेक के दौरान बिल्डिंग्स गिर गई हैं, या फिर ऐसा, तो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी लॉस की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से जैसे ही कुछ एक्टिविटी हुई तो कुछ इस तरीके से शेक होने लगती है बिल्डिंग्स, और फिर क्या होती हैं, गिर जाती हैं। तो बच्चों जब हम कई बार ऐसा सुनते हैं कि एक नेचुरल फिनोमिना की वजह से क्या होता है, कंटिन्यूएशन में दूसरा नेचुरल फिनोमिना भी हो रहा है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि अर्थक्वेक की वजह से फ्लड, लैंडस्लाइड या फिर सुनामी भी आ जाती है, ठीक है। तो जब हम सुनामी की बात ही कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे ही इंसिडेंट है इंडियन ओशन में 2004 में 26 दिसंबर का। उसके आसपास के जितने भी एरियाज थे उस कोस्टल एरिया के आसपास के, वो बहुत ज़्यादा उनमें उन्हें लॉस हुआ था, प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ था, या फिर हम बोल सकते हैं लाइफ्स का डैमेज हुआ था, क्योंकि सुनामी बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थी। कुछ इस तरीके से, जैसे अर्थक्वेक तो हो ही रहा है, लेकिन क्योंकि ये सब इस प्रोसेस की वजह से फ्लड के भी चांसेस हो सकते हैं, या फिर फ्लड भी आ सकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की एक्चुअल वजह क्या है, ठीक है। सो द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस, क्योंकि हमें पता है कि जो अर्थ की आउटरमोस्ट लेयर है वो सिर्फ एक पीस में नहीं है, वो क्या है, पीसेस में है, और हम बोल सकते हैं कि वो फ्रैगमेंट्स में है, ठीक है। और हमने उन फ्रैगमेंट्स को नाम दे दिया प्लेट्स का। और जो प्लेट्स हैं जिन्हें हमने फ्रैगमेंट्स से जिन्हें हमने प्लेट का नाम दिया, वो क्या है, वो कंटिन्यू मोशन में है। और मोशन में है, जब दोनों प्लेट्स आपस में एक साथ मूव कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, कोलाइड होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और कोलाइजन के दौरान क्या होता है कि जब कोलाइड होने के चांसेस होते हैं प्लेट्स के आपस में, तो क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ठीक है।
और उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। जैसे कि हमने बात करी थी कि कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो वो डिस्टर्बेंस यही है, मतलब जब प्लेट्स मोशन में होती हैं और जब आपस में कुछ स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो आपस में क्या करने लगती है, कोलाइड करने लगती है, तो क्या होता है, अर्थ क्रस्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा जो कि बाहर के आउटर लेयर ऑफ द अर्थ पे रिफ्लेक्ट होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि अर्थक्वेक का नाम हम उस डिस्टर्बेंस को दे सकते हैं। ठीक है, जो प्लेट्स रहती है वो हमारी कुछ इस तरीके से रहती है और कुछ इस तरीके से वो मूव करती है। सो एन अर्थक्वेक कैन कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अर्थक्वेक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से हुआ, क्योंकि अगर हम देखें तो वो हुआ तो वैसे ही है, पहले क्या हुआ, प्लेट्स मोशन में थी, आपस में कोलाइड हुई एंड देन डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ हमारी अर्थ क्रस्ट में, और देन फिर क्या हुआ, अर्थक्वेक की स्थिति आ गई, या फिर जो डिस्टर्बेंस था उसका जो इफेक्ट था वो अर्थ की लेयर पे, या फिर हम बोल सकते हैं आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ पे रिफ्लेक्ट हुआ, तो उसे हमने बोल दिया कि वो क्या हुआ हमारा, वो अर्थक्वेक हो गया। सो द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर वीक जोन्स। जो बाउंड्रीज होती है प्लेट्स की वो क्या होती है बच्चों, वीक जोन्स होती है, और वहां पर जो अर्थक्वेक होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। और इन जो वीक जोन्स रहती है उसे हम या तो सिस्मिक जोन्स या फिर हम उसे फॉल्ट जोन्स भी बोलते हैं, सिस्मिक जोन्स या फिर फॉल्ट जोन्स। और जो हमारी अर्थ रहती है उसका इनर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, ये हमारी क्रस्ट हुई, ये मेंटल, ये आउटर कोर, और ये सबसे अंदर जो है वो हमारे इनर कोर। जब यहाँ पर जब अर्थ क्रस्ट के ऊपर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हमने अर्थक्वेक का नाम दिया। सो इंडिया में कई ऐसे रीजन्स है जो कि डेंजर जोन्स में आते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक लाइकली मतलब कि बहुत ही जल्दी या फिर बहुत ही आसानी से वहाँ पे इफेक्ट कर देता है। ठीक है, वो कौन कौन से रीजन्स हैं, जैसे कि कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड द इंडो-गैंगेटिक प्लेन। Some are the areas of South India are also fall in the danger zone। ये कुछ एरियाज है जो किस में आते हैं, जो डेंजर जोन में आते हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिचर स्केल की। कई बार हमने सुना होगा कि हम अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि अर्थक्वेक कितना डिस्ट्रक्टिव है, कितना कम डिस्ट्रक्टिव है, हमें पता लगता है। ठीक है, कि इस बार का वहां पर इस ईयर में जो अर्थक्वेक आया था वो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था या फिर उसका मैग्नीट्यूड इतना हाई था, तो ये हम कैसे मेजर करते हैं। सो द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिचर स्केल। रिचर स्केल की मदद से हम मेजर कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है अर्थक्वेक का, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7। अगर ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव हुआ तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, 7 से ज्यादा होगा रिचर स्केल के ऊपर। बोथ भुज और कश्मीर की जब हम बात कर रहे हैं तो अर्थक्वेक हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5, मतलब कि ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। जब हम 7 से ऊपर की बात कर रहे हैं तो क्या हुआ कि अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड अगर 7 से ज्यादा हुआ तो मतलब ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है अर्थक्वेक। ठीक है, रिचर स्केल कुछ इस तरीके से मेजर करता है। ठीक है, जो रीडिंग रहती है आप उसको। नेक्स्ट हम सिस्मोग्राफ की जब हम बात करते हैं, सो द ट्रेमर्स प्रोड्यूस waves on the surface of the earth and these waves are called seismic waves। जब ट्रेमर्स या फिर हम बोल सकते हैं कि जब झटके आते हैं अर्थक्वेक के, या फिर जिससे जो वेव्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसे हम सिस्मिक वेव बोलते हैं। और जब जो इंस्ट्रूमेंट सिस्मिक वेव को मेजर करता है या फिर कैप्चर करता है, द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। जो वेव्स जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिकॉर्ड होती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। और जो वेव्स होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। और जो रिकॉर्ड करने का जो इंस्ट्रूमेंट रहता है इन वेव्स को, उसे हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, जनरली सिस्मोग्राफ के अंदर एक पेन होता है जो कि सिस्मिक वेव्स को पेपर के ऊपर रिकॉर्ड करता है। और इन वेव्स की वजह से या फिर इस रिकॉर्ड की वजह से जो साइंटिस्ट है वो कंप्लीट तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक मैप बना सकता है कि अर्थक्वेक किस तरीके का है, या फिर
कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, कितना कम डिस्ट्रक्टिव है, अगर यहाँ पर है तो नेक्स्ट कहाँ पर होगा, मतलब इस तरीके से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, सो द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड, उसके अंदर एक वाइब्रेटिंग रॉड होती है, एक पेंडुलम होता है जो कि वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है जैसे ही ट्रिमर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जैसे ही वेव जनरेट होती है वो वैसे ही क्या होता है, वो जो वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट रहा वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, और जो पेन अटैच्ड है उससे वाइब्रेटिंग सिस्टम से, तो वो क्या करता है, पेपर के ऊपर कुछ इस तरीके से वो ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है, या फिर हमें इस तरीके से कुछ रिकॉर्ड देने लगता है। ठीक है, ये क्या हुआ बच्चों, ये हमारा सिस्मोग्राफ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसे कंस्ट्रक्शन, जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जब हमारा घर बन रहा हो तो हमें तभी से ध्यान करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट की या फिर किसी इंजीनियर की मदद लेनी चाहिए, जो कि इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें हमारा कंस्ट्रक्शन करे या फिर मैप बनाए कि अगर अर्थक्वेक के चांसेस रहें तो उससे हमें किस तरीके से या फिर हम किस डिज़ाइन में हमारे घर को डिज़ाइन करें कि हार्मफुल इफेक्ट कम हो या फिर डिस्ट्रैक्शंस कम हो। ठीक है, so in highly seismic areas the use of mud or timber is better than using heavy construction। मतलब अगर सिस्मिक एरियाज बहुत ही ज़्यादा है या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एरिया वो डेंजर जोन में आता है, तो हमें हैवी कंस्ट्रक्शन का यूज़ ना करते हुए हमें किसका यूज़ करना चाहिए, हमें नॉर्मल मड या फिर टिम्बर का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ताकि उससे क्या होगा, उससे लॉस भी ज़्यादा नहीं होगा, हमें प्रॉपर्टी का भी ज़्यादा लॉस नहीं होगा और लाइफ्स का भी ज़्यादा लॉस नहीं होगा। जनरली अगर हम जापान में देखें, जो कि एक पार्ट है या फिर हम बोल सकते हैं कि डेंजर जोन का हम पार्ट बोल सकते हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चों, वहाँ पे जनरली जो घर होते हैं वो मड या फिर टिम्बर के बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे अगर अर्थक्वेक हो भी तो क्या होता है, लाइफ लॉस के चांसेस या फिर प्रॉपर्टी लॉस के चांसेस या फिर डिस्ट्रक्शंस कम क्रिएट होते हैं। ठीक है, so be careful where you hang wall clocks, photo frames, water heater, etc. so that in the event of an earthquake they do not fall on the people। जनरली हम क्या करते हैं, हम हीटर्स को या फिर वॉल क्लॉक्स को हम क्या करते हैं, हैंग करके रखते हैं वॉल के ऊपर, और जब अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है बच्चों, बिल्डिंग्स शेक करती है, तो जिससे क्या होता है जो चीज़ें रहती है वो हमारे ऊपर गिरने लगती है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जितनी कोशिश हो सके या तो हम उस टाइम उस दीवार से दूर रहें। ठीक है, या फिर अगर हम ऐसा भी नहीं कर सकते तो हमें हैंग नहीं करना चाहिए, चीज़ों को कुछ इस तरीके से वॉल के ऊपर हैंग नहीं करना चाहिए ताकि वो अर्थक्वेक के दौरान हमें हार्म कर सके। सिंस सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि फ्लड भी आ जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बिल्डिंग्स क्या होती है, कुछ कुछ फायर्स भी कैच कर लेती हैं। सो ये ज़रूरी है कि हर एक बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर हो, ताकि हमें जब भी ज़रूरत लगे तब भी हम क्या कर सकें, हम उसका यूज़ कर सकें, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, जो कि फायर से फाइटिंग कर सके। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर हम कोशिश करेंगे कि बिल्डिंग में प्रेजेंट हो। So it is better if the cupboard and shelves are fixed to the wall so that they do not fall easy। अगर कबर्ड्स और जो शेल्व्स हम जनरली कुछ आर्टिफिशियल भी हम लगा के रखते हैं, लकड़ी की बना के रखते हैं, तो जनरली अच्छा होगा अगर वो वॉल्स के अंदर फिक्स्ड रहे, तो ताकि क्या रहेगा, अगर अर्थक्वेक हुआ भी तो वो हमारे ऊपर फॉल नहीं करेगी, हमें हार्म नहीं करेगी। ठीक है, so the Central Building Research Institute Roorkee has developed know how to make quake resistant houses। या फिर हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि रुड़की में है, उन्होंने हमें एक आइडिया दिया कि हमें किस तरीके से क्वैक रेजिस्टेंट हाउसेस बनाने चाहिए। तो बच्चों, जब हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए अर्थक्वेक के दौरान, तो अगर हम घर के अंदर हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें टेबल के नीचे क्या करना चाहिए, छुप जाना चाहिए।
ठीक है। और हमें जनरली हमें अवॉइड करना चाहिए दीवार के पास खड़े होना, या फिर जहाँ पे हैवी चीज़ें हमने हैंग करके रखी है जैसे कि शेल्फ्स हुई या फिर वॉल क्लॉक हुई जो कि हमें हार्म कर सकती है, तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, उनसे दूर रहना चाहिए, हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए। अगर हम बाहर हैं या फिर अगर हम बाहर की बात करें, घर से बाहर है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें खुले मैदान में जाके खड़े हो जाना चाहिए। हमें किसी बिल्डिंग के आसपास या फिर पेड़ के आसपास हमें नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर हम किसी व्हीकल के अंदर हैं तो हमें व्हीकल के अंदर ही रहना चाहिए, हमें व्हीकल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से प्रिकॉशंस हैं या फिर प्रोटेक्शंस बोल सकते हैं हम अगेंस्ट अर्थक्वेक। ठीक है।